सीएसआर से और जन सहयोग से जो धनराशि हमें मिली उसका उपयोग हमने ज्यादा किया। लैब्स बनाई, उसके उपकरण मंगाए गए, यहाँ के कर्मियों की ट्रेनिंग करवाई गई और फिर उसके माध्यम से इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक उपचार के लिए पैसा लिया जा रहा था। बहुत सारी जगह वहां के लोग भी एनसीआर में यूपी के अंदर आ रहे थे, कोई नोएडा, कोई गाजियाबाद, कोई मेरठ। उत्तर प्रदेश में आज भी हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा देते हैं। और उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। 24 करोड़ की इस आबादी में हम लोगों ने यहां पे 1.5 लाख बेड तो केवल कोविड के लिए बनाए थे, जहां पे कोविड का उपचार हो सके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। नवंबर 2020 में हमारे पास लगभग 68,000 एक्टिव केस थे और महोदय आज के सुबह की जो ताजा जंग वो है उसमें 2,000 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं, बाकी सभी उपचार कर रहे हैं। जब कोविड प्रदेश में आया था, प्रदेश के 36 जिले ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज 75 के 75 जनपदों में वेंटिलेटर भी हैं, आईसीयू बेड भी मौजूद हैं, हमारे पास ट्रेन मैन पावर भी वहां उपलब्ध है और जहां पर बहुत अच्छी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था वहां पे हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू भी वहां प्रारंभ किया। एससीपीजीआई से, केजीएमयू से, आरएमएल से, बीएचयू से, एम्स दिल्ली से वर्चुअल आईसीयू भी वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध कराई गई। उस दौरान तमाम संकट भी आए, यानी लॉकडाउन प्रारंभ होता है और लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद दिल्ली से अचानक 4-5 लाख लोग वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहां उन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। यूपी बिहार के ज्यादातर लोग थे, यूपी बॉर्डर पर आ रहे थे, हम उनको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे। हम लोगों ने वाहन की व्यवस्था करवाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां भेजी, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। फिर मामला आया कोटा में 14,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें वहां से निकालना था। राजस्थान की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने फिर परिवहन निगम की बसें भेजी, उन्हें वहां से सुरक्षित लेकर के आए, उनको घरों तक पहुंचाया गया। प्रयागराज में भी 14,000 से ज्यादा बच्चे हमारे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम हुआ। देश के अलग अलग क्षेत्रों से लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, वे लोग पलायन करते गए और उत्तर प्रदेश से, अकेले उत्तर प्रदेश के लगभग 40 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश से होते हुए जाने वाले लोग शेष अन्यों की देखें तो लगभग 60 लाख होते। 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से होते हुए गए या उत्तर प्रदेश में आकर के गए। इन सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ राज्य सरकारों ने तो लेने से इनकार कर दिया, तो जो उत्तर प्रदेश से जाएगा तो उसको 21 दिन तक, उस समय क्वारंटीन का जो पीरियड था 21 दिन का था, 21 दिन तक यहाँ पे रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उसके उपचार की व्यवस्था, ये भी राज्य सरकार को करना पड़ा था। स्वयंसेवी संगठनों ने उसमें योगदान दिया, विभिन्न दलों के लोगों ने भी अपने स्तर पर उसमें योगदान दिया, तमाम सामाजिक संगठनों ने भी उसमें, व्यापारिक संगठनों ने भी उसमें योगदान दिया और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आया होगा त्रासदी थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आया वह भूखा नहीं रहा, प्यासा नहीं रहा, उसको भोजन भी मिला, उसको पानी भी मिला और जनता उसकी सेवा के लिए लगी रही। और देश के अंदर कहीं आप जाइए, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा था जिस राज्य में कोई भी जाति कहीं का भी था, उसको उसकी जाति नहीं पूछी गई, उसकी पार्टी नहीं पूछी गई, उसको हम लोगों ने
किसी भी रूप में कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया, अपमान नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मन बना करके काम किया कि कोई भी आया तो उसको हम लोगों ने उसी रूप में बहुत सम्मानजनक ढंग से उसके लिए सुविधा दी, उसके लिए दी, क्योंकि हमने जाति नहीं देखी, किसी परिवार नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, उसका मतलब मजहब नहीं देखा। क्योंकि अटल जी ने हमें एक संस्कार दिया था, उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। आदमी के रूप में, और उसको पूरी सेवा यहां मिली। अहमद संधि तो पुरानी पुलिस के अधिकारी रहे, पता नहीं पुलिस के संस्कार आपने कब छोड़ दिए। वैसे अच्छे अधिकारी के रूप में थे। अगर आप आज के दिन पे होते, सबसे पहले आपका डंडा समाजवादी पार्टी के लोगों की पड़ता है। गलत दल में बैठ गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा जरूर जागृत होती होगी, बोलती होगी, कभी कभी आपको कचोड़ती होगी कि कहां बैठ गया, इसको मर गया। नई जगह पे हूं और लेकिन ये आपने देखा होगा, उसके लिए आ रहा हूं, चिंता मत करिए। मैं कल आपकी पगड़ी देख रहा था, कुछ और थी, आज आपकी अपना सरदार जी थे, उससे कुछ सीखे होते हैं। हरियाली में भी आऊंगा मैं। महोदय 40 लाख लोगों को, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना शुरू किया, राशन देना शुरू किया, ठेला पहुंचा, रेडी, कूली, पलेदार, मजदूर, सभी लोगों को देना शुरू किया। प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, हमने कहा ये सब भी हमारे लोग हैं, हमें इनकी ऊर्जा की आवश्यकता है। हमने उनको भी अपनाया, उनको भी भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाया, राशन किट उपलब्ध करवाए, राशन कार्ड उपलब्ध करवाए, राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त की कि 2 महीने के बाद इनको राशन मिलेगा। कहा गया नहीं, जिस दिन राशन कार्ड मिलेगा उसी दिन से इनको राशन भी उपलब्ध कराना शुरू करो। फ्री में 2 महीने में 2 बार राशन उपलब्ध करवाएगा। अंत्योदय का राशन और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड दोनों में हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम के साथ। उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा, पूरे देश को जोड़ा। उत्तर प्रदेश का कामगार देश के अंदर कहीं भी होगा, उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड उसके पास है तो वह कहीं भी देश के अंदर राशन ले सकता है। सुविधा हर मजदूर और हर नागरिक को उपलब्ध हो चुकी है, और ये नेशनल पोर्टेबिलिटी का एक व्यवस्था अपनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे गरीब कल्याण पैकेज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक हर गरीब को मुफ्त में राशन अलग से उपलब्ध कराया गया। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों से जोड़ करके उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य कराया, जिससे वे फिर से आगे बढ़ सके, लॉकडाउन की अवधि में उनकी भरपाई हो सके और वे कार्य के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ सके। 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य उस दौरान सरकार के द्वारा किया गया और एक निरंतर आज भी चल रहा है। ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और उसी में हमारे कुछ मित्र यहां पे कहते हैं कि पीपी किट के बारे में इसी सदन में परसों में था तो उस दिन इस बात को उठाने का प्रयास हो रहा था कि पीपी किट घटिया थे या क्वालिटी खराब थी। बोले पीपी किट
ज्यादातर हमें भारत सरकार की संस्था HLL द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई गई थी, वो खरीदी नहीं गई थी। दूसरा, जैसे जैसे संक्रमण की दर बढ़ती गई तो स्वाभाविक रूप से डिमांड भी बढ़ती गई। पीपीई किट हेल्थ वर्कर्स के लिए हमने तो सफाई कर्मियों तक के लिए उपलब्ध करवाई थी। हर एक स्तर पर पीपीई किट की आवश्यकता है, तो पीपीई किट घटिया स्तर के पीपीई किट की आपूर्ति न हो और कोई भी इसको न करे, इसके लिए भारत सरकार की मदद से ही हम लोगों ने यहां पर भी एक समिति गठित की थी और टीम थी जिसके माध्यम से हम लोग इस कार्य को यहां पर संपन्न कर रहे थे, जो जांच कर रही थी, जिसके माध्यम से सारी चीजें हो रही थी। और इसमें चाहे वह पीपीई किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर जितने भी पल्स ऑक्सीमीटर हो या सभी अन्य उपकरणों की भी जांच की प्रक्रिया को हम लोग कर रहे थे। और इसमें जांच के लिए हम लोगों ने कमेटी स्टेट की तरफ से अपनी बनाई थी, SCPGI की, IIT कानपुर की, ACMP की काम कर रही थी। लेकिन साथ साथ भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो प्रयोगशालाएं थी, जिसमें स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर और मुरादनगर, नेट्रा गाजियाबाद एवं सिद्रा कोयलकुट से इनकी निरंतर जांच कराई जाती थी और जो स्मारक में खरे उतरते थे उन्हीं को ही उपयोग में किया जाता था। दूसरा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी भी सामान की कमी न पड़े। शुरुआत में आपने देखा होगा, लॉकडाउन जैसे संक्रमण समाप्त हुआ था उस दौरान तक संक्रमण के पेशेंट बहुत कम थे, लेकिन लॉकडाउन जैसे खुला, जनजीवन जैसे सामान्य की तरफ गया, संक्रमण बढ़ता गया, तेजी के साथ बढ़ता गया। और हम लोगों के लिए सरकार ने अपने 2 मंत्री खोए हैं, इस सदन ने अपने एक वरिष्ठ सदस्य को खोया है। संक्रमण बढ़ता गया तो लॉजिस्टिक की भी आवश्यकता उसी प्रकार से बढ़ती गई। पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये मांग बढ़ती गई। सैनिटाइजर शुरू में सैनिटाइजर आपने देखा होगा, मार्च में, मध्य मार्च तक 500 रुपए में 100 ग्राम सैनिटाइजर मिलता था। और बाद में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कहा गया कि भाई अब चीनी कम, अब इससे सैनिटाइजर बनाने का कार्य थोड़ा करिए। डिस्टिलरीज को इसके बारे में लगाया गया और यही उत्तर प्रदेश है जिसने उत्तर प्रदेश के सैनिटाइजर की आपूर्ति को तो पूरा किया ही, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 27 राज्यों को सैनिटाइजर की आज कोई कमी नहीं। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में इतने यूनिट यहाँ यूपी में MSME की लगाई, बैंकों से जुड़ा, उन्हें बैंकों से लोन उपलब्ध कराया और क्वालिटी के साथ पीपीई किट जो कभी 5000 रुपए में आ रहा था, वही पीपीई किट अंततः इतना ज्यादा प्रोडक्शन, हमें हमेशा मार्केट के उस नियम को देखना होगा जिसमें डिमांड एंड सप्लाई की व्यवस्था चलती है। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो माल सस्ता होगा। और यही स्थिति थी। शुरू में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो पीपीई किट 5000 तक था। और वही पीपीई किट जब हम लोगों ने प्रदेश के MSME यूनिट में उसका प्रोडक्शन प्रारंभ किया, वही पीपीई किट 200 रुपए में, 250 रुपए में, 300 रुपए में, 500 रुपए के अंदर वही पीपीई किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध होने लग गया। और हम लोगों ने यहां से बाहर भी पीपीई किट भेजना प्रारंभ किया, उसकी कोई कमी नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर या अन्य इस प्रकार के जितने भी उपकरण थे, उसके बारे में अलग अलग टिप्पणी की गई। एक बार एक जनपद में हमारे माननीय सदस्य ने भी मुझे पत्र लिखा, मैंने जांच कमेटी बनाई और मैंने पल्स ऑक्सीमीटर के रेट मंगवाई। 1100 से लेकर के 1.5 लाख तक उसके रेट मुझे मिले। क्वालिटी अलग अलग थी। जैसे आपका स्मार्टफोन है, 2000 रुपए का भी स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा और 2 लाख का भी स्मार्टफोन मिल जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि कौन से ब्रांड की और कौन सी क्वालिटी की सामान को आप लेना चाहते हैं। ऐसे ही इसमें भी था। आरोप लगाने वाला एक सदस्य बाहर का भी था। जब
उसी जिस राज्य में उनकी सरकार है उनके राज्य का हमने क्यों मंगाए। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर हम 1100 और 1500 रुपए में खरीदते थे उसी को उन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा था, 60,000 रुपए में खरीदा था। उनसे बताया गया कि देखो अपने राज्य को देखो, ये आईना देखो थोड़ा। उसके बाद से उन्होंने मुद्दा उठाना ही छोड़ दिया। महोदय, पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार ने कोरोना प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम है कि राज्य में 24 करोड़ की आबादी प्रदेश की है और 24 करोड़ की देखिए, ये उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए हमारे कोरोना प्रबंधन पे। आप स्वीकार करें ना करें, अंतःकरण से स्वीकार करते होंगे सभी लोग कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की और उसके बाद मौत एक भी है वह कष्टदायी है। लेकिन आपको मैं कुछ डाटा उपलब्ध कराता हूं। आज तक का है, कल साइकिल तक का है, उत्तर प्रदेश का आज तक का है। उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। हमारे यहां कोविड के संक्रमित कुल हुए 6,03,232। रिकवरी जो हो चुकी है वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, इनमें 5,92,327। कुल मौत हुई 8,723। ये उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली की कुल आबादी है 1,87,00,000। दिल्ली में संक्रमित हुए 6,38,373। रिकवरी 6,26,000 और मृत्यु 10,905। महाराष्ट्र जनसंख्या है 12,31,00,000। कोविड संक्रमित 21,21,000 से ज्यादा है। रिकवरी 20,08,000 और मृत्यु हुई है 51,937। अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। जनसंख्या है 33 करोड़। कोविड संक्रमित हुए हैं 2,89,74,600। रिकवरी 1,93,40,300 और मृत्यु हुई है 5,18,300 से ज्यादा है। ब्राजील उत्तर प्रदेश की समकक्ष आबादी है 21 करोड़ 25 लाख की आबादी है ब्राजील की। संक्रमित हुए 1,03,26,000। रिकवरी हुई है 92,81,000 और मौत हुई है 2,50,000। ये है आपके सामने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है। इस सब के बावजूद भी अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं और अपने कोरोना वॉरियर्स के प्रति, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है। ये समय है जब हम एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ चल रहे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के तो हर नागरिक को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हमारा हर नागरिक सुरक्षित है। आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे ढंग से उसको हम लोगों ने नियंत्रित किया है। कल 2 जगह मामले आए थे, एक लखनऊ के नामार्ट में और एक प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल।
एवं YMCA स्कूल, ये हमारे फोकस जो टेस्टिंग का वो है उसका परिणाम है कि हम एक एक जगह ढूंढ रहे हैं और इसमें छात्रों का नहीं, इन संस्थाओं के कर्मचारियों में कोविड पॉजिटिव पाए